चलो, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ध्यान रखोगे, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पहले इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, सबसे पहला चैप्टर मैंने आपका थ्योरी करा दिया। उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा था, हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए और चैप्टर पढ़ा यूनिट कॉस्टिंग। ध्यान रखोगे कि यूनिट कॉस्टिंग मेथड हम लोगों ने कहाँ पर एडॉप्ट किया, जहाँ पर हम लोग सिमिलर या आइडेंटिकल नेचर के गुड्स को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर कर रहे थे। देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग सिमिलर नेचर के गुड्स को प्रोड्यूस किए तो कौन सा मेथड यूज किए? यूनिट कॉस्टिंग। अब इसके बाद एक बात और ध्यान में रखोगे, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टेंडर प्राइस। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद हम लोगों ने ध्यान दिया टेंडर प्राइस पर। जब टेंडर प्राइस की आप बात कर रहे थे, ध्यान रखो जहां पर बात कोटेशन की होती है ना। अगर आपने कोई सामान परचेज किया है एक सिंगल क्वांटिटी में, उसके बाद आप उसका मल्टीपल क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहते हो, बना के या सेल करना चाहते हो, उसके लिए एक अलग मेथड यूज किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? टेंडर प्राइस। फिर ध्यान रखो, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा थर्ड नंबर पर प्रोसेस कॉस्टिंग। जहां पर बात हो रही थी कि चीजों को कई मल्टीपल प्रोसेस में प्रोड्यूस किया जाएगा, एक या एक से अधिक प्रोसेस में बनाया जाएगा, वहां पर हम लोगों ने यूज किया मेथड प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है। तो ध्यान रखो, अलग अलग जगह पर हमने अलग अलग मेथड को यूज किया या अडॉप्ट किया। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एएस अप्लाई होता है, ध्यान रखो कि इसमें एएस 7 अप्लाई। ठीक है। अब ध्यान रखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग। बहुत सारी बुकों में आप पढ़ोगे कोई प्रॉपर हार्ड एंड फास्ट मीनिंग नहीं दी गई। ठीक है। तो ध्यान रखोगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट जो किसके बीच में हो रहा है? कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में, दोनों के बीच में हो रहा है, तो हमने नाम दिया कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। ठीक है। मेनली जहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन के या इंजीनियरिंग के वर्क को डन करते हैं। ठीक है। जहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के वर्क को करते हैं एक एग्रीमेंट के थ्रू, जो एग्रीमेंट किसके बीच हुआ है? कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के थ्रू। ठीक है। तो हमने नाम दिया कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक। अब ध्यान रखोगे मेनली ये जो कॉन्ट्रैक्टी है यहां पर क्या बनाएगा? या तो ये बनाएगा बिल्डिंग, ध्यान रखोगे, या तो ये क्या बनाएगा? रोड, या तो ये क्या बना रहा है? डैम, पुल, ब्रिज, ओवर ब्रिज, या इसी तरह का मल्टीपल काम कर रहा है। ठीक है। ध्यान रखोगे पहले के समय में जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्रिएट कर रहे थे या कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे थे तो उसमें समय बहुत लग रहा था, है ना, रिसोर्सेज बहुत लग रहा था, पैसा बहुत लग रहा था। ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखोगे, रिसोर्स में भी हम लोग मनी के अमाउंट को इंक्लूड कर देंगे। लेकिन ध्यान रखो आजकल के डेट में केवल आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट को ही नहीं ले रहे हैं, आज के डेट में आप छोटे छोटे वर्क को कंस्ट्रक्शन के करा रहे हैं। ध्यान रखो, अगर तुम्हारे यहाँ मॉड्यूलर किचन बनना हो, है ना, ध्यान रखो कि एक पर्टिकुलर पार्टी को आप हायर करेंगे और उस पार्टी को क्या कर देंगे, आप अपने किचन के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर दोगे। आपको बिल्डिंग बनवानी है, चाहे बिल्डिंग 2 कमरे को पूरे घर को कंस्ट्रक्ट कराना हो, ध्यान रखोगे आप क्या करोगे? एक पार्टी पकड़ोगे, उस पार्टी को क्या कर देंगे, आप वर्क प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। ऐसे केस में देखो जो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट है, एक पार्टी का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टर, और दूसरी पार्टी का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर वो पार्टी है जो कंस्ट्रक्शन के वर्क को प्रोवाइड करवाती है, किसको? कॉन्ट्रैक्टी को। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टी कौन है? कॉन्ट्रैक्टी ऐसी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्टर से वर्क को रिसीव करता है और उस वर्क को कंप्लीट करता है अपने रिसोर्सेज या अपने एग्रीमेंट के बिहाफ पर। ठीक है। ध्यान रखोगे इसके लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका मेन एम क्या होता है? मेन एम पता करना है कि कितनी कॉस्ट आ रही है कंस्ट्रक्शन पर। ठीक है। जिसका मेन एम है कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आ रहा है। अगर ध्यान रखोगे जब बात करोगे आप कॉस्ट की, तो कॉस्ट के एलिमेंट आपके 3 है, एक मटेरियल है, एक लेबर है, एक ओवरहेड है। ध्यान रखोगे आप कहां पर पैसा खर्च कर रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है, इन सारी बातों को आपको मीट आउट करना है। कहां पर? वर्ड जो है आपका कॉस्ट में।
फिर अगर आप देखोगे आपकी कॉस्ट कम है, आपके इनकम ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, वो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपका रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, आपको लॉस आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा देखोगे अगर मटेरियल लगा हुआ है तो मटेरियल में क्लोजिंग मटेरियल कितना है। प्लांट मशीनरी अगर लगा हुआ है, आप चेक करेंगे कि प्लांट मशीनरी कितने की है। ठीक है, इस तरह की बातों को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान रखोगे जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ रहे थे, आपने रॉयल्टी में सब लीज पढ़ा था। ध्यान रखो कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर पूरे वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, या हो सकता है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हो बट ऑलरेडी वो बहुत बड़ा काम कर रहा हो, छोटे छोटे कर पा रहा है, बट वो अपने नेम फेम के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसीव कर लिया है। ध्यान रखोगे उस काम को खुद नहीं करेगा, उस काम को किसी दूसरे को प्रोवाइड कर देगा। ऐसे केस में हमने क्या नाम दिया उसको, सब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो ध्यान रखोगे अब मान लो उसके पास बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट एक से अधिक हैं। ठीक, मान लो उसके पास बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, मल्टीपल बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट उसके चल, बहुत बड़ा बिल्डर। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ऐसे केस में क्या करेंगे। ऐसे केस में आप ध्यान रखो कि बिल्डिंग नंबर 1 की कॉस्ट आप अलग फाइंड आउट करोगे, बिल्डिंग नंबर 1 से कितना प्रॉफिट हो रहा है ये बात आप अलग फाइंड आउट करोगे। फिर बिल्डिंग नंबर 2 पे कितनी लागत आई है ना, बिल्डिंग नंबर 2 से कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी बातों को आप अलग अलग। ठीक, तो ध्यान रखोगे एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पर जो कॉस्ट आ रही है उससे जो प्रॉफिट हो रहा है, इन सब का आप एलोकेशन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना हम जनरली ये कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऐसा वर्क है जिसमें दो पार्टी एग्री, एक पार्टी का नाम कॉन्ट्रैक्टर होता है, दूसरी पार्टी का नाम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, यहाँ पर मेनली हम लोग कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग के वर्क करते हैं, जैसे रोड बन रही है, बिल्डिंग बन रहा है, डैम बन रहा है, एक्सेट्रा, इस तरह के वर्क हो रहे हैं। ठीक है, का मेन पर्पज या मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट होता है हाउ मैनी कॉस्ट, उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल प्रॉफिट क्या है, सभी बातों को फाइंड आउट करना। ठीक है, इसमें आपको ये पता लगाना होता है आपके मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक क्या है ना, मेटेरियल लॉस कितने का हो गया, प्लांट कितने का, प्लांट का लॉस कितने का हो गया, डिस्ट्रॉयड कितने का हो गया, थेफ्ट का क्या कॉस्ट है, ये सारी बात। और इसके साथ साथ आप उसके सब कॉन्ट्रैक्ट की भी कॉस्ट फाइंड आउट करते हो कहां पर, एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ रहा है, तो इसकी मीनिंग यही निकल के आई, ध्यान रखेंगे। जनरली देखो मीनिंग में बहुत चीजें हम लिख नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत जो मैंने लिखा है ध्यान रखोगे, अदरवाइज आप अपना नोट्स प्रिपेयर करोगे। ठीक है, देखेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर हम लोगों ने यूनिट कॉस्टिंग पढ़ा तो वहां पर ये चेक किया पर्टिकुलर यूनिट या पर्टिकुलर होमोजीनियस प्रोडक्ट के लिए हमने वो मेथड यूज किया। इसी तरह देखोगे ये भी क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट है, ये स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। ठीक, इसको हमने टर्मिनल कॉस्टिंग का नाम दिया। टर्मिनल कॉस्टिंग का नाम क्यों दिया, एक पर्टिकुलर टर्म के लिए कॉस्टिंग का आप यूज करते हो, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, टर्मिनल कॉस्टिंग, जैसे कंस्ट्रक्शन। ठीक, इट इज अ वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ध्यान रखोगे अलग अलग ठेके की जो कॉस्ट है आप अलग अलग फाइंड आउट करते हो, इसीलिए ये जॉब कॉस्टिंग के रिलेटेड है या उसी के तरह एज्यूम होता है, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया जॉब। ठीक है, आगे बढ़ोगे फिर सीआईएमए लंदन ने एक डिफिनीशन दी है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। ठीक है, क्या है ये, एक फॉर्म है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मींस क्या है, जो किससे रिलेटेड है, लिख लोगे, जो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू दी कंस्ट्रक्शन वर्क। अगर आप चाहो तो नो नो। ठीक है, देखोगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच अप्लाई वेयर वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर्स
स्पेशल रिक्वायरमेंट एंड ईच ऑर्डर इज ऑफ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। ध्यान रखोगे। अब देखो हर पर्सन का अलग अलग रिक्वायरमेंट, कोई पर्सन रोड बनवाना चाह रहा है या कोई कॉन्ट्रैक्टर रोड बनवाना चाहता है ना, और कोई पर्सन डैम बनवाना, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करा रहा है, कोई मॉड्यूलर किचन बनवा रहा है ना। आजकल देखो मान लो कोचिंग बन रही है, डिवाइडेशन हो रहा है, बहुत बड़ा जगह है, छोटा छोटा क्लास बनवाना, क्या करेंगे आप, एल्युमिनियम के वर्क प्रोवाइड करा दें, लोहे के वर्क प्रोवाइड करा दें, ठीक है ना। तो हर आदमी का जो वर्क है वो स्पेसिफिक है, ठीक है। आप उसको बोल सकते हो स्पेशल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू दी वर्क, डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखोगे अब जरूरी नहीं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात किया, वो किसी भी टर्म का हो सकता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है, कुछ भी। तो देखोगे सीआईएम लंदन ने यही डिफिनेशन प्रोवाइड की है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ से। देखो फिर हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जब हम लोग बात करेंगे फीचर्स में तो देखेंगे नेचर ऑफ वर्क यहाँ पर कौन सा है। अभी मैंने आपको पढ़ा डिफिनीशन में कि भैया देखो यहाँ पर काम किस टाइप का होता है, या तो इंजीनियरिंग के नेचर का होगा या तो कंस्ट्रक्शन के नेचर का होगा, ठीक है। ध्यान रखोगे यहाँ पर जो वर्क का ड्यूरेशन है वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, बट एक सर्टेन या डिफिनिट टाइम होगा। अब ये डिफिनिट टाइम कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स पर और वर्क पर डिपेंड करता है, इसके साथ साथ इसके पार्टी पर भी डिपेंड हो सकता है। अगर मान लो शास्त्री ब्रिज के बगल देखो एक अलग ब्रिज बन रहा है रेलवे का, ठीक, आप ध्यान रखोगे क्या वो ब्रिज एक दो महीने में कंप्लीट हो सकता है क्या, उसको बनने में मल्टीपल ईयर्स लग सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है 5 साल 10 साल के लिए वो वर्क हो, ठीक है। तो ध्यान रखोगे उसका टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, बट वो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होगा, इस बात को आपको ध्यान। नेचर ऑफ एक्सपेंस की तरह का होता है, मेनली यहाँ पर हैवी नेचर होते हैं, है ना, मेनली यहाँ पर बड़े बड़े कामों को प्रायोरिटी दी जाती है, बट आजकल मॉडर्न टाइम में छोटे छोटे भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वर्क इज डन एट कस्टमर साइड। एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी वर्क परफॉर्म किया जा रहा है वो कस्टमर के साइड पर परफॉर्म किया जा रहा है, ना कि कॉन्ट्रैक्टी अपने घर लाता है। अब मान लो आपको बिल्डिंग बनाना है, डैम बनाना है ना, ब्रिज बनाना है, क्या करोगे आप अपने घर पे बना के वहां ले जाओगे, तो हो नहीं सकता। ऐसे केस में क्या करते हो आप, जो भी वर्क परफॉर्म करते हो वो सब कहाँ परफॉर्म करते हो, कस्टमर के साइट पर। इस बात को आपको, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का पक्का। चलो आगे बढ़ो। देखो वर्क मे बी असाइन टू दी सब कॉन्ट्रैक्ट। अगर देखो कॉन्ट्रैक्टर के पास या कॉन्ट्रैक्टी के पास वर्क जो है या वर्कलोड जो है उससे ज्यादा हो गया, जितनी उसकी कैपेसिटी है तो वो एक्सीड कर गया है, ऐसे केस में आप ध्यान रखोगे वो क्या करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को कई पार्टी में डिवाइड कर देगा, और इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया है, सब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमेशा ध्यान रखना फिक्स रहेगी, ठीक है। और पेमेंट आप वेरियस स्टेज पे रिसीव करोगे, एक बार में आपको पूरा पेमेंट नहीं रिसीव, ठीक है ना। मान लो बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े पुल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर आपको एक साथ पेमेंट कर दिया जाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा पेमेंट का हम करें क्या। फिर दूसरी बात, इतना हैवी अमाउंट होता है वो कि जो सामने वाली पार्टी है वो एक बार में पेमेंट कर भी नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है ये हमेशा फिक्स होगा और कई स्टेजों में मिलेगा या कई पार्ट में मिलेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का। यहाँ पर देखो अगर आप, जरूरी नहीं, देखो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ब्रिज बनता है, ब्रिज के नीचे देखो ऐसे तंबू वंबू लगा के लोग रहते भी हैं, वहीं पर अपना खाना या और जितनी भी मशीनरी की चीजें, कंस्ट्रक्शन की चीजें, सरिया सीमेंट बालू एक्सेट्रा, सारी चीजें वहीं पर रखी जाती है। इसी में उसके वर्कर्स कुछ क्या करते हैं, उसकी देख रेख रिपेयर मेंटेनेंस करते रहते हैं, ठीक है। अब ये बताओ अगर वो पैसा उसने एसेट्स पर फंसा रखा है, उस अमाउंट को आप क्या नाम दोगे, अमाउंट को आप नाम दोगे कैपिटल एक्सपेंस। पर ध्यान रखो अगर वो मटेरियल में पैसा फंसा के रखा है तो मटेरियल में जो पैसा फंसा के रखा है उसको आप क्या नाम दोगे, रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। देखते हो फिर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, ध्यान रखोगे कि अलग अलग, अब कॉन्ट्रैक्टर एक अलग बुक मेंटेन करेगा, वो देखेगा कितना काम परफॉर्म किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टी अपना बुक अलग रखेगा, चेक करेगा किस किस पार्टी को उसने कितना कितना पेमेंट कर दिया, कितना हो गया है, शेड्यूल लेने हैं,
ठीक है, एक्सेट्रा, और भी जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना, और उसको एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से क्या प्रॉफिट है, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से कितना लॉस हो रहा है, एक्सेट्रा, ये सारी बातों को ध्यान रखेगा। फिर आप बात करते हो पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्शन वर्क में दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। दो पार्टियां में जरूरी नहीं है कि वो एक सिंगल पार्टी हो, कोई ग्रुप, कोई कंपनी, ठीक है, या कोई फर्म, कोई सोल ट्रेड, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखोगे। ठीक, ध्यान रखोगे, एक पार्टी का नाम दिया आपने कॉन्ट्रैक्टर, जो क्या कर रहा है, वर्क को प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरी पार्टी का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टी, जो वर्क को रिसीव कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये क्या एक वेरिएंट है किसका, जॉब कॉस्टिंग का। ठीक है, क्योंकि क्या करते हो आप, अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क का प्रॉफिट लॉस कॉस्ट, ठीक है, ये सब चीजें आप अलग अलग फाइंड आउट करते हो, इसके लिए इसको क्या बोला गया, वेरिएंट बोला गया किसका, जॉब कॉस्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप, एक बात ध्यान रखो, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 20 मार्क्स में आएगा ही, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। आप देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी डब्ल्यू, बी ऑब्लिक डब्ल्यू मतलब बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, आप इसको अपने से लिखेंगे होमवर्क। ठीक, अच्छा, कौन कौन से आइटम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो किए जाएंगे, ये उसकी ध्यान रखोगे। जरूरी नहीं ध्यान देना कि मैं पूरी बात को लिखा हूं, ठीक है, पूरी बात आपको नोट्स में मिलेगी, ध्यान देखेंगे। आइटम टू बी सोन इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब ये बताओ, ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहां से लेके यहां तक की जो चीजें हैं, को आपने चीजें, सॉरी, जो अकाउंट है इसको आपने नाम दिया है डेबिट साइड। फिर घर के साइड को आपने नाम दिया। अब आपको ये जानना है, डेबिट साइड आपको पता है क्या लिखते हो, आप खर्चों को लिखते हो, और इनकम को कहां लिखते हो, क्रेडिट साइड, है ना, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या क्या पैसा खर्च हो सकता है, मटेरियल, मटेरियल कुछ भी हो सकता है आपका डायरेक्ट हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, वेजेस, चेक करोगे, वेजेस भी दो तरह का हो सकता है, या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट। फिर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्लांट एंड लूज टूल, सब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, है ना, मटेरियल कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट से आया, सब कॉन्ट्रैक्ट से कोई प्लांट आ गया है, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, मेंटेनेंस के खर्चे, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं खर्चे। पर आपको ध्यान देना, अगर एक्सपेंस है आप कहां पुट कर दोगे। इसके बाद आपको जो बात ध्यान रखनी है, अगर मटेरियल या प्लांट रिटर्न कर दिया है आपने, है ना, अगर आप मेटल खरीद के लाए, परचेज किए हो, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड लिख दी, पर ध्यान रखोगे, अगर मटेरियल का कुछ पोर्शन आपको पसंद नहीं आ रहा है, खराब है, या प्लांट का कुछ खराब है, आप उसको रिटर्न कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो, ध्यान रखोगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आप उसको कहाँ रखेंगे, क्रेडिट साइड। यहां तक कोई समस्या हो बता सकते हो आप। फिर मटेरियल या प्लांट को ट्रांसफर कर रहे हो आप कहां पर, अदर कॉन्ट्रैक्ट में, ध्यान रखोगे इस पर जो भी अमाउंट का आ रहा है या जो भी कॉस्ट आ रही है, आप इसको कहां शो करोगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, फिर मटेरियल या प्लांट का वो पोर्शन जिसको आपने बेच दिया हो, चाहे प्रॉफिट पे बेचा हो चाहे लॉस पर बेचा हो, आप इस बात को ध्यान रखोगे, प्रॉफिट के पार्ट, लॉस के पार्ट को, अगर प्रॉफिट होगा तो आप कहां शो करोगे, डेबिट साइड, अगर लॉस होगा तो कहां शो करेंगे आप, क्रेडिट साइड। ठीक है, प्लस जो कॉस्ट है उसकी, आप उसको कहां शो करोगे, क्रेडिट साइड, इस बात को आपको ध्यान रखना। देखो कि अगर मटेरियल या प्लांट का कुछ पार्ट लॉस हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, उसको भी आप कहां पर रखोगे, क्रेडिट साइड, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, फिर देखोगे ये क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग मटेरियल या क्लोजिंग प्लांट की बात बता रहा है। ठीक है, आपको वैसे भी पता है क्लोजिंग चीजें कहां पर होती हैं, जो भी क्लोजिंग की चीजें होंगी वो क्रेडिट साइड में होंगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर लास्ट में आपको देखना है वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। आपको वर्क सर्टिफाइड, आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है, आपका वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, ये सारी बातों को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, राइट, कहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो आप बता सकते हो। ये आपका एक फॉर्मेट है कॉन्ट्रैक्ट को अकाउंट का, इसको आप लिख सकते हो।
अच्छा एक बात ध्यान रखना है, आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो क्वेश्चन पेन कॉपी लेके प्रॉपर एक मैनर में लोकेट करके जरूर से सॉल्व करना है, अदरवाइज आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। ठीक है, फिर आप फॉर्मेट तैयार करो WIP वर्क इन प्रोग्रेस और कॉन्ट्रैक्टिंग। ध्यान देंगे अभी जो चीजें, मतलब मेटेरियल परचेज कितना किया तुमने, मेटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, वेजेस अगर कोई एक्रूड पोर्शन है ऐड कर दोगे उस खर्चे में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्लांट इशू, सब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है, ये सब हमने पुट कर दिया यहाँ। फिर आप देखोगे क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें, देखोगे क्रेडिट में लिखा हुआ है मटेरियल या स्टोर रिटर्न, मटेरियल अदर कॉन्ट्रैक्ट में कितना ट्रांसफर हुआ है, फिर मटेरियल साइट पर कितना है, प्लांट साइट पर कितने का है ना, प्लांट या मटेरियल के लॉस या डैमेज होने से आपको क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में क्या अमाउंट जाने हैं, वर्क सर्टिफाइड का क्या है, अनसर्टिफाइड का क्या है, ये सारी कॉस्ट आपकी आ जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। राइट, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखो वर्क इन प्रोग्रेस में ध्यान रखोगे कॉन्ट्रैक्टी का, कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट से जो भी पैसा आया वर्क सर्टिफाइड का, वर्क अनसर्टिफाइड का, दोनों ऐड कर लोगे। ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देखोगे बीइंग प्रॉफिट नॉट टेकन टू पीएल, ठीक है ना, ऐसा प्रॉफिट का पार्ट जो पीएल में ट्रांसफर नहीं हुआ उसको आप ले लेंगे, फिर जो बैलेंस बच गया सीडी का उसको आप पुट कर दोगे। कॉन्ट्रैक्टी में चेक करोगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है जो कॉन्ट्रैक्टी का, जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है उसको पुट करोगे, जितना कैश रिसीव है उसको कैश या बैंक में आप पुट कर दोगे, जो कैश या बैंक का पार्ट रिसीव नहीं हुआ है आप उसको लिख दोगे बैलेंस सीडी। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो पहले क्लियर कर लो फिर मैं आगे बढ़ूँ। क्लास करते समय आप लोग को जहाँ दिक्कत हुआ करे वहां पर खूब आप कमेंट कर दिया करें, ठीक है? देखो मेनली हम लोग को इसी पॉइंट को कवर करना है। अगर ये पॉइंट आपका हो गया है, आप ध्यान रखोगे फिर आपका चैप्टर हो गया। अगर इस पॉइंट को समझ लिया आपने पूरे चैप्टर को समझ लिया, ठीक है ना, तो आपको यहां तक ध्यान रखना है। चलो देखोगे एक कॉन्ट्रैक्ट से या तो तुमको लॉस हो सकता है और या तो क्या होगा तुमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, पहले आप इसको लिख लो आराम से। लिखिए आराम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। देखो अगर कंस्ट्रक्शन का वर्क कंप्लीट है ना, अगर कंप्लीट है तो उससे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, है ना। आपको ध्यान देना है कि लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा। क्रेडिट साइड क्या डिनोट करता है आपका, डेबिट साइड क्या डिनोट करता है आपका, एक्सपेंस, है ना। अगर डेबिट ज्यादा है इसका मतलब एक्सपेंस ज्यादा है,
अगर क्रेडिट ज्यादा है इसका मतलब इनकम ज्यादा है, ठीक है ना। अब यहां पर उसने बोला अगर क्रेडिट साइड लोअर देने किससे, डेबिट साइड से, तो मतलब इनकम क्या है, लोअर देने किससे, एक्सपेंस से, आपको क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखोगे अगर अपोजिट कंडीशन है, टोटल क्रेडिट साइड ग्रेटर देन है टोटल डेबिट से, ध्यान रखोगे इस केस में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसी बात को मैंने यहां पर भी लिख दिया है ना। लॉस कब होगा आपको पता ही है, अगर आपका डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, लॉस हो गया, क्योंकि डेबिट क्या शो करता है, कॉस्ट ज्यादा शो कर रहा है, क्रेडिट आपका क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट कम है या रेवेन्यू कम है। फिर अगर कंप्लीट है, आप चेक करो अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, ध्यान रखना। डेबिट का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंस, क्रेडिट का मतलब क्या हो गया। अब जो चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी वो है इनकम्प्लीट कॉन्टेंट में। पहला क्या हो गया, कॉन्टेंट कंप्लीट, कंप्लीट में या तो प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब रेवेन्यू ज्यादा हो कॉस्ट कम हो। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट ज्यादा हो रेवेन्यू कम हो, ठीक। अब इनकम्प्लीट में आओगे, देखोगे अगर वर्क सर्टिफाइड जो है वो 1/4 जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उससे कम हो, ठीक है। इस केस में टोटल प्रॉफिट जो है क्रेडिट साइड में वो कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, WIP में ट्रांसफर होगा, है ना। कहने का मतलब प्रॉफिट का 1 रुपया भी आप पीएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, पूरा का पूरा आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पर, WIP या रिजर्व में, ठीक है। आपको ध्यान देना है अगर वर्क सर्टिफाइड जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके 25% से भी कम है, उस केस में प्रॉफिट का कोई भी पार्ट आप ट्रांसफर नहीं करोगे, कहां पर, पीएल में। सारा का सारा अमाउंट प्रॉफिट का उठा के कहां ट्रांसफर कर देंगे, WIP में। इस बात को आपको ध्यान। फिर अगर वर्क सर्टिफाइड 1/4 से ज्यादा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 50% से कम है, बात को ध्यान से सुनिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25% से ज्यादा है, मोर देन 25%, बट लेस देन और अप टू 50% है, ऐसे केस में जितना प्रॉफिट आपने रिसीव किया है, नॉट ओनली प्रॉफिट, इज ऑल्सो कॉल्ड एट टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड। जितना प्रॉफिट आपने रिसीव किया है, ध्यान रखोगे जितना प्रॉफिट अर्निंग है इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। इसका 1/3 पोर्शन आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पर, पीएल अकाउंट में। जितना प्रॉफिट आपने रिसीव किया है उसका 1/3 पोर्शन आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, पीएल अकाउंट में। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक की बातों को आप नोट कर सकते हो। हमने क्या बोला, पहले में बोला अगर 25% वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से वर्क सर्टिफाइड कम है, ऐसे केस में प्रॉफिट का कोई भी पार्ट पीएल में ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे केस में पूरा का पूरा प्रॉफिट WIP या रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप देखोगे वर्क सर्टिफाइड 25% को एक्सीड करता है, हिट करता है, बट ये 50% को हिट नहीं करता, एक्सीड नहीं होता है, ऐसे केस में प्रॉफिट का 1/3 पोर्शन आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पर, पीएल में। बाकी पोर्शन आप कहां ट्रांसफर कर देंगे, WIP के अकाउंट में। बात समझ में आ रहा है, आपको जब न्यूमेरिकल कराएंगे इन चीजों को और क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा केस आप देखेंगे, अगर वर्क सर्टिफाइड मोर देन 50% है किसके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, ऐसे केस में प्रॉफिट का 2/3 पोर्शन आप ट्रांसफर करोगे कहां पर, पीएल में। और बैलेंस पोर्शन आप 1/3 कहां ट्रांसफर करेंगे, WIP के अकाउंट, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्ट का वर्क लिए हो और उसमें चेक करोगे वर्क कंप्लीट हो गया, या तो प्रॉफिट हो गया, लॉस। प्रॉफिट कब होगा, जब रेवेन्यू ज्यादा हो एक्सपेंस कम हो। लॉस कब होगा, एक्सपेंस ज्यादा हो रेवेन्यू कम हो। फिर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में 3 बातें चेक करोगे,
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना वर्क सर्टिफाइड है। अगर 25% से कम होगा, प्रॉफिट का कोई भी पार्ट ट्रांसफर नहीं करोगे, पूरा पूरा अमाउंट आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, WIP। फिर पॉइंट नंबर 2 की बात आप चेक करोगे, अगर वर्क सर्टिफाइड 25% को एक्सीड करता है बट 50% से कम है, ऐसे केस में प्रॉफिट का 1/3। फॉर्मूला क्या है, आपको ध्यान रखना है, यही फॉर्मूला फॉलो करना है। फिर दूसरे केस में अगर वर्क सर्टिफाइड 50% से ज्यादा है के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है बट 95% से कम है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे केस में 2/3 पोर्शन आप यहां ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब नोट पढ़ो, अगर क्वेश्चन सर्टेन नहीं कर रहा है इंफॉर्मेशन कितना परसेंट वर्क सर्टिफाइड है, ये मान लोगे 100% सर्टिफाइड है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में एक बात इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई कितना परसेंट वर्क सर्टिफाइड है, आप मान लेंगे पूरा का पूरा वर्क सर्टिफाइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जिसका वर्क कंप्लीशन है, आप मान लोगे ऐसे केस में कि उसका 2/3 पोर्शन PL में आप ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, सब लोग को पता होगा, हमको मेनली बैलेंस शीट में यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर WIP में से जितना कैश रिसीव हो गया है कॉन्ट्रैक्टी को, वो माइनस कर दोगे, जो अमाउंट आ जाएगा एसेट साइड शो करो। बाकी चीजें आपकी पहले से पड़ी हुई हैं, देख लेंगे आप कायदे से। आगे बढ़े, डेप्रीसिएशन का केस जरा समझेंगे हम लोग। डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन यहां पर दो तरह से करोगे, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे, एक जब ये वर्ड यूज हो, ऐसे केस में एक्चुअल टाइम जितना एसेट यूज किया है आपने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, कितने टाइम आप यूज किए होगे उतने समय का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। पर ध्यान रखना, अगर आप पर एनम वर्ड यूज नहीं किए हैं क्वेश्चन में, तो उस केस में आपको ईयरली डेप्रिसिएशन पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर टाइम का कैलकुलेशन इरिलेवेंट होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप बता सकते हो, एग्जाम्पल चेक करोगे बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दो, एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 1 सितंबर को और कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को। अकाउंटिंग ईयर है, यहाँ पर ध्यान रखना 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर, 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट चला है। ध्यान रखो कि यहाँ पर रेट ऑफ डिप्रीसिएशन 10% पर एनम है। 20,000 का 10%, 20,000 टू 10/100, 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 4/12 कर दोगे, डिप्रीसिएशन का अमाउंट कितना आ गया, 667। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क कितने महीने है, 4 महीने, ठीक है। पर एनम वर्ड यूज था, इसलिए हमने टाइम के बेस पर कैलकुलेशन किया किसका, डिप्रीसिएशन। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखें, 20,000 का प्लांट है, 10% डिप्रीसिएशन है, पर एनम वर्ड यहाँ पर यूज है क्या, नहीं यूज है, ध्यान रखोगे। ऐसे केस में 20,000 का 10% कैलकुलेट करोगे, डिप्रीसिएशन कितना आ रहा है, 2,000 रुपए। इतनी बातें आपको मैं समझाना चाह रहा था, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो बच्चा हमको। कुछ की टर्म्स हैं, देखें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, वर्क सर्टिफाइड क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, कैश रिसीव क्या है, ये सारी बात आप देखो। देखो, जब दो पार्टी मिलके आपस में जो प्राइस डिसाइड करती है उसी का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड क्या है, आर्किटेक्चर या सर्वेयर इंजीनियर के अंडर आप काम कर रहे हो या जिससे आप सर्वे करा रहे हो, उसने जितना पोर्शन वर्क का सर्टिफाइड कर दिया उसको आपने नाम दिया वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। मान लो 2 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 25% वर्क सर्टिफाइड है, इसका मतलब 50,000 का वर्क सर्टिफाइड है, 50% है 1 लाख का है, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन होगा। अनसर्टिफाइड का हो सकता है आपने 3 लाख रुपए का काम कर दिया हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी है, 5 लाख रुपए। अब ध्यान दोगे, आर्किटेक्चर ने बोला हाई केवल 50% वर्क सर्टिफाइड किया, है ना। तो 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, 2.5 लाख का वर्क सर्टिफाइड है, काम तुमने कितने का किया, 3 लाख का, ठीक है। तो ध्यान रखोगे 2,50,000 का वर्क सर्टिफाइड है और 50,000 का वर्क अनसर्टिफाइड है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैश रिसीव का मतलब क्या है, जितना अमाउंट कॉन्ट्रैक्टी को कॉन्ट्रैक्टर ने पे कर दिया है उसको
क्या नाम दिया, कैश रिसीट। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। आओ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं पहले। नंबर 1 देखेंगे। एक चीज ध्यान रखना, मटेरियल इशू अगर दिया है तो मेटेरियल कंज्यूम्ड में मेटेरियल इन हैंड को ऐड करोगे तभी इशूड आएगा। देखो मेटेरियल इशूड का मतलब क्या होता है, आपने साल भर में कितने रुपए के मेटेरियल इशू किए हैं, क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है उसमें आप ऐड कर दोगे। या तो आप ध्यान रखो, अगर केवल आप मेटल यूज्ड या कंज्यूम दिखा दो और मेटल इन हैंड को क्रेडिट साइड ना दिखाओ तो आप केवल कंज्यूम यहां पर शो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, यहां पर मेटल कंज्यूम दिया 1,25,000 का और मेटेरियल इन हैंड 40,000 का, टोटल 1,65,000 रुपए का मेटेरियल यहां पर इशू किया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखोगे वेजेस कितने का है, 60,000 का है। एक्सपेंस कितने का है, 64,000 का है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, वेजेस का 20% है 60,000 का, 20% कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए। प्लांट कितने का परचेज किया है, 80,000 का। सारे खर्चे हैं, सबको उठा के कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में क्या कर देना है, आपको डेबिट कर देना है। आप चेक करो क्लोजिंग स्टॉक या मेटेरियल इन हैंड कितने का है, 40,000 का है। 80,000 का प्लांट है, 20% डेप्रीसिएशन है, आपको ध्यान देना है जो वर्ड यूज किया गया। ठीक, 20% है पूरे साल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, अब ध्यान रखोगे, सॉरी उसमें पर एनम वर्ड यूज नहीं, क्या हो जाएगा, डेप्रीसिएशन हो जाएगा आपका 20%, 80,000 का 20% 16,000 रुपए। क्लोजिंग वैल्यू प्लांट की आ गई 64,000। ये चेक करो आप कॉन्ट्रैक्टी को कितना पेमेंट किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है, टीपी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख रुपए का। टोटल क्रेडिट आपने ऐड कर दिया, 6,04,000 आ गया। टोटल डेबिट को माइनस कर दिया, प्रॉफिट सो रहा है 2,23,000 रुपए का। कोई देखो बहुत टफ बात नहीं है, आपको पता है ये सारे खर्चे हैं। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, खर्चों को निकाल लो, सारे खर्चे उठा के डेबिट कर दो, सारे इनकम को क्रेडिट कर दो। क्लोजिंग प्लांट, क्लोजिंग मेटल, मेटल डिस्ट्रॉयड, प्लांट थेफ्ट, ये सब क्रेडिट कर दो। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा प्रॉफिट या लॉस आएगा। डेबिट में आ रहा है प्रॉफिट है, क्रेडिट में आ रहा है क्या होगा, लॉस होगा। कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाओगे, 5 लाख रुपए यहाँ पर आ गया आपके टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नाम से, पेमेंट पूरे का हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, सेम टाइप से आप कोशिश करेंगे। यहां पर ध्यान रखोगे आपको कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस नहीं दिया है ना। इसमें देखोगे जो क्रक्स मिला है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं पता है। तो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप चेक करो मेटल इशू दिया है आपको, वेजेस कितना है, 50% मेटल इशू का है 30,000 रुपए। प्लान 36,000 का दिया है। संडे एक्सपेंस कितना है, जितना मेटल इसको इशू है, सॉरी वेजेस का 50% है। ठीक है, तो 30,000 का 50% 15,000 आ गया। प्रॉफिट भी दे रखा है 12,600 का, कोई दिक्कत। सब उठा के डेबिट का आइटम है, डेबिट में पुट करो। आपको पता है मेटल इन हैंड 1,200 का दिया है, क्रेडिट में जाएगा। 36,000 का प्लांट है, 10% डिप्रीसिएशन है। ठीक है, कितना आ गया ये 3600। प्लांट की वैल्यू कितनी, 32,400। 1,53,600 आ गया टोटल डेबिट को जब हमने कैलकुलेट किया है, ऐड किया है तो उसमें से 37,600 माइनस कर दिए। बैलेंसिंग फिगर जो आ गया कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, नोट कर लो भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। एकदम इजी सवाल है सब। तीसरा अप्रेस करने की कोशिश करिए एक बार आप लोग, फिर एक बार पढ़ लेना जरूर।
देखोगे यहाँ पर मटेरियल कितने का है, 1,00,000 रुपए का है, लेबर 1,50,000 का, एक्रूड वेजेस है, हम लेबर में ही ऐड कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। अदरवाइज आप चाहो इसको अलग से भी दिखा सकते हो। 1,52,000 का आ गया ये। डायरेक्ट एक्सपेंस 3,000 के हैं, टूल्स 5,000 के हैं, रनिंग कॉस्ट प्लांट की 11,000 का है, प्लांट इशू किया 50,000 का, मटेरियल रिसीव हुआ 490 कॉन्ट्रैक्ट से 8,000 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3,500 का मटेरियल रिटर्न हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का बाकी है ना। 15% डिप्रीसिएशन है प्लांट का, 15% 50,000 का निकालोगे 7,500 आ रहा है, माइनस कर दोगे, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट कितना है, 42,500 का है। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 3 लाख है, टोटल कर दिया हमने क्रेडिट का, डेबिट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, माइनस कर दिया, जो अमाउंट आ गया प्रॉफिट का आ गया। यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रॉफिट। चलो लास्ट है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। चलो फोर्थ वाला आप होमवर्क करेंगे, नहीं आएगा तो कल मैं बताऊँ, चलिए आप। चलो इस सब लोग एक बार पूरा रिपीट कर लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम होगा कल पहली वाली क्लास में, पहले मैं इसको चेक कर लूँगा उसके बाद बात करूँ, ठीक है। तब तक के लिए सब टाटा बाय बाय।